नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज खास खबर के साथ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी हिमाचल में करेंगे चुनाव प्रचार। 30 अक्टूबर को 3 रैलियों को संबोधित भी करेंगे सीएम धामी। चौपाल, पछाद और पावंटा साहिब में मुख्यमंत्री धामी की रैलियां होंगी। रैलियों को लेकर हिमाचल की जनता में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव और इसके लिए स्टार प्रचारक के रूप में सीएम धामी भी प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे, जहां उनकी भव्य रैलियां होंगी और इस रैलियों में वो संबोधित भी करेंगे। 3 रैलियां उनकी बताई जा रही हैं जिनको संबोधित भी करेंगे। 30 अक्टूबर को होंगी ये खास रैलियां और इसके लिए जो वहां की जनता है हिमाचल प्रदेश की, वो बेहद ही ज्यादा उत्साहित है। सीएम धामी का जो पूरा प्लान है वो तैयार हो चुका है कि किस तरीके से उन्हें चुनाव प्रचार के लिए जाना है और कैसे प्रचार प्रसार करना है, उसकी सभी तैयारियां हो चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए और इसके लिए जो विशेष चेहरे हैं, जो स्टार प्रचारक के तौर पर भारतीय जनता पार्टी देखिए उतार रही है, उसमें से सीएम धामी का नाम भी शामिल है। वो भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रहेंगे, एक्शन मोड पर रहेंगे। जिस तरीके से लगातार हमेशा चुनावी मूड में रहती है बीजेपी, उसी के अनुरूप सीएम धामी भी प्रचार प्रसार में रैलियों को संबोधित करते नजर आएंगे। तो 3 खास तौर से भव्य रैलियां होंगी जिसमें वो जनता से अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कमल एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में लहराए और इसके लिए आप भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करें और जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, सबका साथ सबका विकास, वो उसको हमेशा से आगे बढ़ाया जाता है, चाहे कोई भी दिग्गज स्टार प्रचारक का पहुंचे प्रचार प्रसार में। और इस दौरान देखिए सीएम धामी की तरफ से क्या महत्वपूर्ण वादे, क्या महत्वपूर्ण बातें रखी जाती हैं हिमाचल प्रदेश वासियों के लिए, ये देखना होगा। तो 30 अक्टूबर को 3 रैलियों को संबोधित करेंगे सीएम धामी। के चुनाव में मैं कल से ही जा रहा हूं। कल 3 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं हैं और उसके बाद लगातार जब तक चुनाव चलेगा हम लोग लगातार सक्रिय रहेंगे, क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल दोनों बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए राज्य हैं। एक दूसरे से जहां रोटी बेटी का संबंध है, एक जैसा हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, एक जैसा हमारा रहन सहन है। तो उत्तराखंड के लोगों ने जहाँ डबल इंजन की सरकार को प्राथमिकता दी है, वहीं हिमाचल के लोग भी इस बार डबल इंजन की सरकार फिर से वहां बनाने जा रहे हैं। हिमाचल के चुनाव में मैं तो देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी खास तौर से 30 अक्टूबर को 3 रैलियां करेंगे और इस दौरान वो प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। और खबरों के सिलसिले में बढ़ते आगे बात करते हैं यूके ट्रिपल एससी की, जहां यूके ट्रिपल एससी की 8 भर्तियों के लिए खासतौर से उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी गई है। पूर्व आईएएस एसएस रावत को उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। हाईकोर्ट की पूर्व रजिस्ट्रार जनरल वीके महेश्वरी समिति के सदस्य बने हैं। आईटीडीए के टास्क फोर्स के मैनेजर संजय माथुर भी समिति के सदस्य बनाए गए हैं। समिति की रिपोर्ट के बाद ही तय होगा समूह गा की 8 भर्तियों का भविष्य। तो देखिए, क्या रिपोर्ट दी जाती है और क्या नतीजा निकलता है इस पूरी जांच का, जिसके आधार पर ये तय होगा समूह गा की जो 8 भर्तियां हैं उनका क्या भविष्य रहेगा, ये तय होगा। और इसके लिए देखिए किस तरीके से उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है और इसमें पूर्व आईएएस एसएस रावत को उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बड़ी जिम्मेदारी उन पर इस दौरान रहेगी कि पूरी निष्पक्षता के साथ जांच हो। तो वहीं हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार जनरल वीके माहेश्वरी समिति के सदस्य बनाए गए हैं, वो भी इस जांच में सहयोग करेंगे, अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। तो वहीं आईटीडीए के टास्क फोर्स के मैनेजर संजय माथुर भी समिति के अध्यक्ष और सदस्य बनाए गए हैं। समिति की रिपोर्ट के बाद ही ये तय होगा कि आखिर समूह गा की जो 8 भर्तियां हैं उनका भविष्य क्या है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि 2 दिवसीय गृह मंत्रियों की बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर उत्तराखंड में लगातार काम चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे गांव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है, उनकी वाणी शिव की वाणी है। इस बार जो टूरिज्म बढ़ा है ये उसी का
प्रमाण है। इस बार टूरिज्म से रिकॉर्ड कमाई हुई है, लेकिन चार धाम यात्रा की शुरुआत में कुछ समस्याएं आई थी, लेकिन बाद में हमने उसको ठीक करने का काम किया है। अब की बार हम लोग नवंबर से ही यात्रा की तैयारियों की शुरुआत करेंगे। चार धाम यात्रा से स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। आदरणीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में चिंतन शिविर हुआ है, जो बहुत ही सकारात्मक रहा, जहां देश की आंतरिक सुरक्षा पर लगातार 2 दिनों पर अलग अलग विषयों पर चर्चा होती रही है। काफ़ी मंथन हुआ है, चिंतन हुआ है। उसमें से बहुत सारी चीज़ों पर सबकी सहमति भी बनी है और कैसे आगे राज्यों को कार्य करना है उस पर भी एक मार्गदर्शन यहाँ से मिला है। साथ ही साथ उत्तराखंड राज्य की तरफ से जहाँ मैंने उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक परिस्थिति, आंतरिक सुरक्षा और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए 2 अन्य देशों की बात है, उन सब पर चर्चा रखी थी। साथ में जो आपदा प्रबंधन से संबंधित है, आपदा प्रबंधन का शोध संस्थान हमारे को चाहिए वहाँ पर, वो लंबे समय से हम उसकी मांग भी करते रहे हैं। इस बार मैंने फिर से अपेक्षा करी है वहाँ पर। और साथ ही साथ पुलिस का आधुनिकीकरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ आवासीय भवन अभी हमारे यहाँ पर कम है, 18% आवासीय भवन है और उसका हम चाहते हैं कि पूरी तरह से मॉडर्नाइजेशन हो, आवासीय भवन बने, पुलिस का आधुनिकीकरण हो। तो उसके लिए हमने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से हमें 750 करोड़ रुपए की मदद की आवश्यकता होगी। इन सब बातों पर, सभी चीज़ों पर बात हुई है। साथ ही साथ पलायन रोकने के लिए भी बात हुई है। इसके साथ साथ जो हमारे सीमांत गांव हैं, जहां से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी सीमांत के सभी गांवों को प्रथम गांव की संज्ञा दी है, उन गांवों के विकास के ऊपर भी जो है विशेष रूप से फोकस किया गया है। निश्चित रूप से देखिए, स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, जहां साइबर के क्षेत्र में हो या हमारे यहाँ पर चूँकि पूरा क्षेत्र रेवेन्यू पुलिस के अंतर्गत आता है, अधिकांश स्थान, उन स्थानों को हम लोग धीरे धीरे, जहाँ पर्यटन भी बढ़ा है, जहाँ पर विकास के कार्य भी हुए हैं, सड़कें बनी हैं और भी तमाम जो नया कंस्ट्रक्शन हो गया है, उसके कारण से आवश्यकताएं बदल गई हैं। इसलिए उसको चरणबद्ध तरीके से हम लोग ठीक कर रहे हैं। और इस बार उत्तराखंड राज्य में चार धाम यात्रा अपने आप में बहुत रिकॉर्ड तोड़ हुई है, जहाँ पर एसजीसी जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, उनको भी काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है अपना रोज़गार करने का अवसर मिला है। घोड़े खच्चर वालों को, डंडी कैंडी वालों को, ऐसे सभी लोगों को, स्थानीय लोगों को इस बार काफ़ी रोज़गार मिला है। रोज़गार के साथ साथ पर्यटन तेज़ी से बढ़ा है। 46 लाख अभी तक की यात्रा में ऐसा रिकॉर्ड अभी तक बना है, जो अब तक का पिछले कई सालों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। आने वाले सालों में ये रिकॉर्ड हमारा और भी आगे बढ़ेगा। हम पर्यटन को सुधारने के लिए लगातार कृत संकल्पित हैं, सड़कों को अच्छा कर रहे हैं, वहीं अन्य जो हमारी अवस्थापना सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को भी बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। इस बार की जो चारधाम यात्रा थी, वो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण थी और चूँकि 2 साल यात्रा नहीं हो पाई और 2 साल के बाद यात्रा प्रारंभ हुई थी, उसमें पूरे देश भर से आने वाले यात्री, पर्यटक, श्रद्धालु, बहुत बड़ी संख्या थी उनकी। शुरू में उसको व्यवस्थित करना थोड़ा कठिन था, कुछ और सुधारों की भी आवश्यकता है, उसको भी हम लोग करेंगे। इस बार हम पहले से ही, चूँकि चारधाम यात्रा हमारी अप्रैल मई के माह में शुरू होती है, हम नवंबर से ही इस बार उसकी तैयारी करेंगे। जो इस बार कहीं कहीं पर और सुधार की आवश्यकता है, हम उसको और अच्छा करने का काम अभी से ही शुरू करेंगे। तो उत्तराखंड चूँकि जहाँ पर स्पिरिचुअल टूरिज्म एक बहुत बड़ा आधार उत्तराखंड का बनने वाला है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, ये जो 200 करोड़ से भी ज़्यादा का स्थानीय लोगों को जो पर्यटन के क्षेत्र में कारोबार उनका हुआ है, वो इस बात का सीधे सीधे प्रमाण है कि उनकी जो वाणी थी, उस शिव की वाणी, वो बिल्कुल उसी रास्ते पर जा रही है जैसे उनके कथन थे। हरिद्वार से अगली खबर, जहां हरिद्वार तहसील में विजिलेंस का छापा, जहां रजिस्ट्रार कानूनगो से विजिलेंस टीम पूछताछ कर रही है। रिश्वत के मामले को लेकर विजिलेंस ये अहम पूछताछ कर रही है। रजिस्ट्रार कानूनगो
से विजिलेंस टीम ये अहम पूछताछ कर रही है। इस दौरान क्या बड़े खुलासे होते हैं ये देखना होगा, लेकिन देखिए लगातार जांच जारी है। रिश्वत के मामले को लेकर विजिलेंस पूछताछ कर रही है। हरिद्वार तहसील में विजिलेंस की छापेमारी इस दौरान देखने को मिली और पूछताछ भी लगातार जारी है। तो देखिए रिश्वत के मामले को लेकर ये खास पूछताछ हो रही है हरिद्वार तहसील में, जहां विजिलेंस की छापेमारी और इस दौरान पूछताछ के माध्यम से तमाम अहम सबूत जो हैं जुटाए जा रहे हैं। पिछले करीब 20 दिन पहले यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किए गए संदिग्ध बांग्लादेशी आतंकी अली नूर की पत्नी हरिद्वार के दादूपुर गोविंदपुर में ही बिना पासपोर्ट और वीजा के किराए के मकान में अपने 3 बच्चों के साथ रह रही थी। रानीपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर महिला को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है। बता दें कोतवाली रानीपुर पुलिस को खुफिया विभाग से सूचना मिली थी कि बांग्लादेश से अवैध रूप से आई एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ इलाके में किराए के मकान पर रह रही है। सूचना की पुष्टि होने के बाद जब महिला को पकड़ा गया तो उसके पास ना तो पासपोर्ट था और ना ही वीजा, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो रानीपुर कोतवाली और एलआईयू के पास एक इनपुट था कि एक बांग्लादेशी महिला रहती है और इस इनपुट पे कार्रवाई करते हुए उस महिला को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और आगे की कार्रवाई जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से की जाएगी। अभी उससे पूछताछ की जा रही है और जो भी सेंसिटिव इश्यूज हैं उस पर एलआईयू भी पूछताछ कर रही है, हम लोग भी पूछताछ कर रहे हैं, बाकी एजेंसीज को भी इसकी सूचना दे दी गई है और उसको इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई की। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में फोटो खिंचवाने पर विवाद। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष का फोटो वायरल हुआ, जहां तीर्थ पुरोहितों ने सरकार से अध्यक्ष को हटाने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने भी वायरल फोटो पर सवाल उठाए हैं। गर्भगृह में फोटो खिंचवाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं अध्यक्ष। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। तो देखिए तीर्थ पुरोहितों ने सरकार से अध्यक्ष को हटाने की मांग की है। गर्भगृह के साथ इस तरीके से तस्वीर साझा करने पर आक्रोश जताया है। कांग्रेस नेताओं ने वायरल फोटो पर बड़े सवाल भी दाग दिए हैं कि गर्भगृह में फोटो खिंचवाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं अध्यक्ष, और इसी के साथ अध्यक्ष को हटाने की मांग भी तेजी से की जा रही है। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार भी किया है। तो केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में फोटो खिंचवाने पर देखिए विवाद बढ़ता जा रहा है, जहां बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष का फोटो वायरल हो रहा है तेजी के साथ, और अध्यक्ष को पद से हटाने की मांग भी तेज हो गई है, जहां तीर्थ पुरोहितों की तरफ से ये मांग की जा रही है सरकार से। तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी सवाल उठाए हैं। हमारे जो मठ मंदिर हैं उनकी परंपराओं को जो है बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। किस तरह से जो है ये लोग जो हैं धर्म के नाम पर आडंबर करके, भ्रष्टाचार करके, लूट खसोट मचा करके वहाँ नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। आप देखिए केदारनाथ धाम में जो शिव जी का बहुत प्रमुख स्थान है, 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है, पूरे देश भर में वहाँ श्रद्धालु आते हैं। अकूट अगाढ़ जो है आस्था है लोगों की केदारनाथ धाम में। वहाँ पर जो है बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष ने मंदिर के गर्भगृह में जो प्रतिबंधित है, जहां आप इस प्रकार से फोटो को नहीं खींच सकते, बड़े जो है एकदम गुमान के साथ फोटो खिंचवा करके जो है फोटो को वायरल किया जा रहा है, जो कि जो है धर्म के पे जो है बहुत बड़ा जो है कुठाराघात है। केदारनाथ जी के जो है नियमों के और परंपराओं के विपरीत है। भारतीय विपक्ष आरोप लगा रहा है, ये आरोप निराधार है। कहीं भी ऐसा प्रयोजन नहीं किया गया कि गर्भगृह को दिखाने का कोई मकसद रहा हो। वहाँ पर सोने की परतें, चादरें चढ़ाई गई और उनको लगाने का काम किया गया। तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो लोग लगाते हैं, जो लगाने का काम करते हैं, उसको गुणवत्ता देखने के लिए वो लोग जो है उसकी वीडियोग्राफी भी करते हैं, फ़ोटो भी खींचते हैं। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी ने सनातन धर्म की अवहेलना नहीं करी है। हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उसकी जो पवित्रता बनी रहे, शुद्धता बनी रहे, उसका ध्यान विपक्ष से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मालूम है। विपक्ष आरोप लगा रहा है।
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी चमोली दौरे पर हैं। चमोली में स्पीकर मेहंचले स्टेट मेला ग्राउंड में मेले का शुभारंभ करेंगे। स्पीकर का कहना है कि गैरसैंण का यदि विकास हुआ तो बीजेपी के शासनकाल में हुआ है और सरकार गैरसैंण के प्रति संजीदा है। पूर्व में भी कई कार्यक्रम हुए हैं, भविष्य में भी कई कार्यक्रम होंगे। हर चीज़ को पॉलिटिकल मुद्दा बना के और पॉलिटिकल बात करना भी सही नहीं होता है। भराड़ी सैन में लगातार होते रहे हैं, सेशंस हुए हैं, पिछले कुछ सालों में हुए हैं। कोरोना के कारण आप सब जानते हैं कि उस वक्त हमारा देश एक पूरा ही विश्व, देश ही नहीं पूरा विश्व एक भयावह बीमारी को झेल रहा था। इसलिए कुछ कारणों की वजह से हम भराड़ी सैन नहीं पहुंच पाए, लेकिन आपने देखा है कि 15 अगस्त को एक भव्य कार्यक्रम हम लोगों ने वहां पर किया। इस तरह के अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं। आगे भी हम लोग गैरसैंण में इस तरह की चीज़ें करते रहेंगे। भराड़ी सैन पहुँचेंगे और यही है हर चीज़। ऋषिकेश में राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क क्षेत्र में स्थित गौरी रेंज में बाघ खाला के पास चंदन के तकरीबन दर्जन भर पेड़ों पर तस्करों ने आरी चलाने का मामला सामने आया है। कई पेड़ों को काटकर ले जाया भी गया है। सबूत के तौर पर कई कटे हुए पेड़ मौके पर मिले हैं, मगर पार्क प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं रह गई। मामला मीडिया के सामने आया तो पार्क प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। मामले में अधिकारी जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। आरोप है कि चंदन तस्करों ने स्वर्गाश्रम क्षेत्र के बागखाला के पास राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के अंदर घुसकर चंदन के पेड़ों पर खुलेआम आरी चला दी। मौके पर चंदन के पेड़ों के कटने के सबूत मौजूद हैं। दर्जनों चंदन के पेड़ पार्क क्षेत्र के अंदर कटे हुए पड़े हैं। कई पेड़ों की डांट भी मौके पर मौजूद है। दर्जनों पेड़ों को काटकर ले जाया भी गया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पार्क प्रशासन तस्करों की इस कार्रवाई से बेखबर रहा। ये चीज मेरे संज्ञान में आई है, तो अभी मैं मौके पे जाऊंगा और देखूंगा वहां पे कि किस प्रकार से कौन से पेड़ों पे या कितने पेड़ों पे ये चीज कार्रवाई हुई है। तो उसके अनुसार ही मैं आगे की इसमें जांच करूंगा और देखूंगा कि कौन से पेड़ कटे हैं। ये अभी मैं आगे। राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाए जाने के साथ साथ दून की सड़कों को स्मार्ट रोड बनाया जाएगा। राजधानी देहरादून में इन दिनों स्मार्ट सिटी का कार्य काफी तेजी से जारी है और समय समय पर इस कार्य की मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत राजधानी देहरादून को स्मार्ट बनाए जाने की कहीं से भी कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जा रही है। राजधानी के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सीवरेज, सड़क, पेयजल, बिजली और अन्य कार्यों को स्मार्ट ढंग से पूरा किया जा रहा है ताकि आने वाले दिनों में देहरादून का नक्शा बदल जाए। अब सड़कों को स्मार्ट सड़क बनाए जाने की भी कवायद तेज हो गई है। लगभग एक महीने पहले ही जो हमारी स्मार्ट सिटी जो बॉडी है उनके तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी कि ये वर्क जो है पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया जाए। तो उसी के क्रम में एक पीआईयू का गठन होना था। वो ऑलरेडी पीआईयू गठन के निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं और जो कार्मिक है उनकी तैनाती भी बहुत जल्दी कर दी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है व्यवस्था हमने ये रखी है कि जो संबंधित एक्सीएंस वगैरह हैं वो उनके द्वारा ये कार्य देखा जा रहा है। देखिए स्मार्ट रोड में बेसिकली जो एक तो हमारे डक्ट सब में डाली जाएगी, क्योंकि एक जो प्रॉब्लम आती है कि रोड कटिंग काफ़ी होती रहती है, तो उसके बचाव के लिए एक डक्ट्स वगैरह का प्रोविज़न इसके अंतर्गत किया गया है। इसके अलावा साइनेजेस वगैरह, स्मार्ट साइनेजेस वगैरह भी इसमें लगाए जाएंगे और जो हमारे जो जंक्शंस होते हैं उसका भी सुधारीकरण का कार्य इसमें किया लगभग एक महीने पहले। रुड़की से अगली खबर, जहां न्यूज 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ, जहां इकबालपुर क्षेत्र में गन्ना कोल्हुआ पर प्रशासन ने छापेमारी की। रबड़, प्लास्टिक, कचरा जलाने वाले कोल्हू स्वामियों में हड़कंप मच गया। न्यूज 1 इंडिया ने खबर को प्रमुखता के साथ उठाया और इसका संज्ञान लिया गया। खबर का संज्ञान लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई भी की मौके पर और इस दौरान हड़कंप जैसी स्थिति वहां पर कोल्हू स्वामियों में मची नजर आई। तो देखिए न्यूज 1 इंडिया ने खबर को प्रमुखता से दिखाया और इस खबर पर संज्ञान लिया गया और अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले पर की है। तो रुड़की का ये पूरा मामला रहा, जहां इकबालपुर क्षेत्र में गन्ना कोल्हुओं पर प्रशासन ने छापेमारी की। रबड़, प्लास्टिक, कचरा जलाने वाले कोल्हुआ स्वामियों में इस दौरान हड़कंप मच गया।
भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दे स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान हो गई है। विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी में द्वितीय रात्रि प्रवास के बाद शनिवार सुबह 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली ने प्रस्थान किया और 12 बजे के करीब डोली शीतकालीन गद्दे स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंची। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली के शीतकालीन गद्दे स्थल ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचने पर सैकड़ों भक्तों ने डोली का फूल और अक्षत से भव्य स्वागत किया। अब शीतकाल के 6 महीने यहीं पर भगवान केदारनाथ की पूजा अर्चना की जाएगी। जल प्रलय के समय वो पुराना हो गया था, इसलिए नया हमने सभी भक्तों की वजह से किया गया था। पिछले साल ये नया हो गया मुकुटा और स्वर्ण मंदिर हो गया। अगले साल उसका शिखर भी कलश भी सोने का भगवान का हो जाएगा, हमको आशा है। इस साल की अभी तक युग युग से यात्रा में तो बहुत संख्या कमाई थे, सबको रिकॉर्ड तोड़ करके इस साल तो सारा देश हर घर घर में हम अनेक स्टेटों में हमने घूमे हैं। 6 महीने में घर घर में करके हमको केदार जाना है। इस साल सुवर्ण मंदिर बन गए हैं, सुवर्ण जीवन होने वाला, सभी भक्तों का आने वाला। भाषा अकादमी संस्था को गैरसैंण में स्थापित करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है ताकि 4 भाषा बोलियों की अकादमी गैरसैंण में स्थापित हो सके। उत्तराखंड में पंजाबी बोली भाषा के साथ हिंदू और उर्दू को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड भाषा संस्थान का विशेष फोकस है। खास बात यह है कि उत्तराखंड भाषा संस्थान ने गैरसैंण में अकादमी बनाए जाने को लेकर पैरवी तेज कर दी है। की जानकारी में भी होगा शायद कि 4 अकादमियाँ हैं। उत्तराखंड भाषा संस्थान अधिनियम जो है उसके अंतर्गत पंजाबी लोक भाषा बोली और हिंदी और उर्दू, तो इन भाषाओं को आगे बढ़ाना है। अब मैं दिल्ली गया था इस बीच में, तो वहाँ जो है सारे देश की भाषाएं को दिल्ली सरकार, जैसे लोक भाषा एवं बोली अकादमी जौनसारी गढ़वाली कुमाऊनी की भी अकादमी बनाई है उन्होंने। इसी तरह उन्होंने पंजाबी उर्दू ये तो बनाए ही हैं और भी वो भाषाओं को ले रहे हैं। और भारत सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ इतनी डायलेक्ट्स हैं, इतनी भाषाएं हैं और आज की तारीख में शायद 22 या 23 संविधान के अंतर्गत भाषाएं जो हमारे 8वें अनुसूची में। जब अधिनियम में संशोधन होगा उसमें, क्योंकि देहरादून उसमें हेडक्वार्टर बनाया गया है भाषा संस्थान का अधिनियम में, धारा 3 है, तो उसको अमेंड करने के लिए हमने कैबिनेट में मैटर भेजा है वैसे जी। तो देखें कब सरकार के स्तर से होता है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले विनोद कुमार ने पुलिस में केवीआर अस्पताल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। विनोद कुमार का कहना है कि उनकी मां संतोष देवी की रीढ़ की हड्डी खिसक गई थी, जिसके बाद उन्होंने काशीपुर के केवीआर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था। डॉक्टर ने उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन भी किया, लेकिन ऑपरेशन करने के बाद उनकी मां की तबीयत और बिगड़ गई। इतना ही नहीं, अस्पताल वालों ने 1,70,000 रुपए इलाज की डिमांड करते हुए कहा है कि वह उनकी मां को 6 दिन के अंदर ठीक करके भेजेंगे, लेकिन अब तक उन्हें कोई आराम नहीं मिला है। तो वहीं इस पूरे मामले में सीएमओ हरेंद्र मलिक का कहना है कि बिजनौर के रहने वाले एक परिवार ने केवीआर अस्पताल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जांच की जा रही है और यदि अस्पताल की तरफ से लापरवाही पाई जाती है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। प्रकरण क्या है और इसमें क्या लापरवाही करेगी, और ऐसी कोई लापरवाही मिलती तो उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। हॉस्पिटल का नाम क्या है सर, किस तरह की आपको लेटर दिया गया? केवीआर हॉस्पिटल बता रहे हैं और इसमें इनकी माता जी गिर गई थी शायद, तो मुझे लग रहा है कि हेड इंजरी हुई होगी जैसा मुझे लग रहा है, तो उसी में देखते क्या इसमें। केवीआर हॉस्पिटल में जो है 1,65,000 रुपये का बिल बनाया जाता है, 2,65,000 का और 1,70,000 की बात की जा रही है। आरोप यह है कि ऑपरेशन भी ठीक तरीके से नहीं हो पाया था। वो जाँच का विषय है, पूरा जाँच करके जो भी जिस निष्कर्ष पर निकले मतलब पहुँचेंगे हम उस पर बता देंगे। मेरा नाम संतोष देवी है सर। जब 9 तारीख को मैं मम्मी को यहाँ लेकर आया तो मम्मी चल के आई थी। ये बोले इन्होंने हमारे करवाया जीवन रेखा में, ये बोले उनकी डिस्क हिली हुई है, डिस्क हिली हुई है, तो इन्होंने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन से पहले इन्होंने मेरे साथ 6,000 रुपये ले लिए।
बाद में कि बोले 1,70,000 रुपये का मेरा पैकेज बनवा दिया कि तुम्हारी मम्मी को चला कर हॉस्पिटल से भेज देंगे। अब सर आज ये देख लो क्या तारीख होगी है, अब ये कहते हैं कि तुम्हारे मरीज को यहाँ से लेके जाओ। कौन से डॉक्टर थे वो जिन्होंने इलाज किया था? डॉक्टर बलवंत सिंह। तो अब आप जो है इसकी शिकायत किससे करने के लिए आए हैं, आप क्या चाहते हैं? सर ये चाहता हूँ मेरी मम्मी ठीक, इन्होंने कहा था कि चला के भेजेंगे। सब सारे पैसे मेरे से ले लिए हैं। अब ये जगह जगह धक्के दे रहे हैं कि ऐसा, और मरीज को कह रहे हैं भागो ऐसे का नाम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।